बाबूजी, ये लीजिए 200 रुपए। हरी सब्जियां ले आइएगा याद से, कुछ छूट ना जाए। और हाँ, हरी मिर्च और धनिया जरूर लाइएगा। इनके ऑफिस के कुछ मित्र आएंगे तो पकौड़े और चटनी बनानी है। याद रहेगा या फिर कागज में लिख कर दूं? ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं और मुझे 4 बातें सुनने को मिले। पुष्पा अपने ससुर निरंजन बाबू से कह रही थी, बहू, दूध नहीं लाना है क्या? इतने रुपयों में तो दूध नहीं आ पाएगा। दूध लाऊंगा तभी तो तुम खीर बनाओगी, क्योंकि एक समय बाद किराने की दुकान में भी दूध खत्म हो जाता है। देख लो, मैंने याद दिला दिया, वरना कहोगी कि बाबूजी याद क्यों नहीं दिलवाया, दूध मंगवा लेती। निरंजन बाबू बोले, मैं क्यों खीर बनाने लगी? आज ऐसा क्या है जो मैं खीर बनाऊंगी? महंगाई में गुजारा मुश्किल से हो रहा है और आपको खीर की पड़ी है। आपको जितना कहा है बस उतना ले आइएगा। इतना कहकर पुष्पा वहां से चली गई। तभी निरंजन बाबू की पोती प्रिया आई और बोली, दादाजी, आज क्या है जो खीर बननी चाहिए? निरंजन बाबू पोती को लाड करते हुए बोले, बेटा, आज तुम्हारी दादी और मेरी सालगिरह है। हर साल तुम्हारी दादी आज के दिन मेरे लिए खीर बनाती थी और मैं उसके लिए मीठा पान लाता था। मुस्कुराते हुए निरंजन बाबू पुराने दिनों को याद करते हुए बाजार की ओर चल पड़े। सारा सामान लेने के बाद निरंजन बाबू के पास 20 से 25 रुपए बचे थे। उन्होंने सब्जी वाले से कहा, भैया, इतनी सब्जी ली है तो कुछ धनिया पत्ता और मिर्ची ऐसे ही डाल दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। बहुत कहने पर सब्जी वाले ने थोड़ा सा धनिया पत्ता और मिर्ची दे दी। निरंजन बाबू ने सोचा, 2 दिन तो इतने में काम चल जाएगा, तो क्यों ना पत्नी प्रभा के लिए मीठा पान ले ले, वो भी खुश हो जाएगी। वो पान वाले के पास पहुंचे और बोले, बिहारी लाल, कैसे हो? बच्चे तुम्हारे ध्यान तो रखते हैं ना? ऐसा करो, एक बढ़िया सा मीठा पान बना दो। बिहारी लाल मुस्कुराकर बोला, बाबू साहब, लगता है आज आपकी सालगिरह है, तभी आप पान लेने आए हैं। अब तो साल में एक बार आप मेरी दुकान पर आते हैं। पहले आए दिन आप भाभी जी के लिए पान ले जाते थे। क्या डॉक्टर ने पान खाने से मना कर दिया? निरंजन बाबू मुस्कुराकर बोले, अरे नहीं नहीं, डॉक्टर ने नहीं मना किया, पर बुढ़ापे में क्यों फालतू के खर्चे करूं? तुम बताओ, कितने पैसे हुए? बिहारी लाल बोला, दूसरों के लिए 50 रुपए, आपके लिए बस 35 रुपए। महंगाई बहुत बढ़ गई है, गुलकंद के दाम कितने बढ़ गए हैं। निरंजन बाबू ने संकोच भरी नजरों से उसकी ओर देखा और अपने कुर्ते की जेब से 25 रुपए निकाले और बोले, अब क्या बताऊं तुम्हें, बहू ने इतने पैसे दिए थे, पर जब मैं सब्जी लेने गया तो अपनी पसंद की सारी सब्जी उठा लाया, तो सारे पैसे वहीं खत्म हो गए। अभी के लिए ये लो, अगली बार जब मिलूंगा तो 10 रुपए दे दूंगा। बाबूजी, क्यों शर्मिंदा करते हैं? आप सबके प्रताप से ही आज तक यहाँ टिका हूँ। कितने एहसान है आपके मुझ पर, मैं भूला नहीं हूँ। जब किसी ने मदद नहीं की थी तो आपने मुझे 5000 रुपए दिए थे, उससे मैंने ये दुकान भी खोली और अपने बच्चे को स्कूल भी भेज पाया था। मुझे याद है, आपने कभी पैसे के लिए दबाव नहीं बनाया। जब मुझसे हो पाता था मैं दे जाता था। आप ये पैसे भी रखिए, मेरी तरफ से भाभी को पान खिला दीजिएगा। बिहारी लाल बोला। निरंजन बाबू ने मुस्कुराकर 25 रुपए उसके हाथ में दिए और घर को आ गए। जाते हुए निरंजन बाबू को देखकर बिहारी लाल बगल में खड़े आदमी से बोला, लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है। बेचारे बाबू साहब कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे, पूरा जीवन बेटे और पत्नी की खुशी के लिए जीते रहे, पर आज जब बेटे का फर्ज निभाने का समय आया तो उनकी ये हालत हो गई है कि जेब में 35 रुपए तक नहीं है। फिर भी देखो, बेटे बहू की दूसरों के सामने शिकायत नहीं करते हैं। ये होता है एक आदर्शवादी आदमी। निरंजन बाबू को पसीने पसीने हुआ देख प्रभा जी अपने आंचल से उनका चेहरा पोंछती हुई बोली, क्यों इस उम्र में ये सब काम करते हैं? पूरी जिंदगी कभी सब्जी भाजी खरीदने नहीं गए, अब बुढ़ापे में ये सब करना शोभा देता है? निरंजन बाबू बोले, भाग्यवान, पहले नौकरी करता था तो खाना हजम हो जाता था, अब अगर चलूंगा फिरूंगा नहीं तो गैस बन जाएगी, फिर मेरे पेट में दर्द होगा और मैं तुम्हें ही परेशान करूंगा। तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? जी, पहले की बात अलग थी कि मैं आपको आए दिन दूध मेवा क्या कुछ नहीं खिलाती थी। अब तो गिनकर रोटी मिलती है, खाते ही कितना हो जो पचाने के लिए इतना पसीना बहाते हो। प्रभा जी बोली। निरंजन बाबू बोले, तुम वो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मेरे सुख दुख की साथी, तुम्हें हमारी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ये कहकर उन्होंने मीठा पान प्रभा जी की तरफ बढ़ाया। प्रभा जी मुस्कुराकर बोली, हर कोई भूल जाता है पर आप नहीं भूलते।
इस मीठे पान की तरह सब कड़वी यादों को भुलाकर आप मेरी जिंदगी में मीठा पान घोल देते हैं। ईश्वर आपके सभी कष्ट मुझे दे दे और मेरे सुख आपको दे दे। प्रभा, ऐसा मत कहो। यही प्रार्थना ईश्वर से मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। मैं तो तुम्हें जीवन की सांझ में बहुत सुख देना चाहता था, पर क्या करूं, असहाय हो गया हूं। जिनके लिए कभी अपनी जेब नहीं देखता था, आज थोड़े से सुख के लिए उनके सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम अपना मुंह मीठा करो। पान खाकर जब तुम कुछ कहती हो तो मीठी सी खुशबू और तुम्हारे होंठ लाल हो जाते हैं। तुम बिल्कुल वैसी ही लगती हो जैसी 40 साल पहले लगती थी। इतना कहकर उन्होंने प्रभा जी के मुंह में पान दे दिया और दोनों हंसने लगे। तभी उधर से बहू पुष्पा आई और बोली, बाबूजी, मैंने आपको धनिया पत्ती और मिर्ची लाने को कहा था, ये क्या लाए हैं? कहाँ गए वो पैसे जो मैंने दिए थे? अच्छा, तो वो पैसे आपने माँ जी के लिए पान लाने में खर्च कर दी। शर्म नहीं आई आपको इस उम्र में चोरी करते हुए? इसीलिए आप दूध लाने के लिए कह रहे थे, ताकि और पैसे बचाकर कुछ और खरीद सके। छी छी छी, बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे, कभी सोचा है? प्रभा जी बोली, बहू मेरी बात सुनो, इन्हें कुछ मत कहो। तभी प्रभा जी के बेटे विकास ने घर में कदम रखा और वो पत्नी पुष्पा पर भड़क उठा। घर में कदम रखने को जी नहीं करता, जब भी प्रवेश करो बस कलह, क्यों शोर मचा रही हो? पुष्पा ने उसे सारी बात बताई। विकास बोला, बाबूजी, आपकी कमाई अब बंद हो चुकी है, तो अपने पुराने शौक भी भूल जाइए। गिनकर जो रोटी मिलती है चुपचाप खाइए और शांति बनाए रखिए। इन्हीं सभी के बीच प्रिया कुछ फूल और घास फूस को जोड़कर एक गुलदस्ता बनाकर लाई और बोली, दादी माँ, दादाजी, हैप्पी एनिवर्सरी। आज तो घर में पार्टी होनी चाहिए। प्रभा जी ने पोती को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। निरंजन बाबू पोती से बोले, बेटा, जीवन में खूब तरक्की करो, बस याद रखना अपने माता पिता का कभी अपमान मत करना, वरना जिंदगी भर जो तुम अच्छे कर्म करोगी वो मिट्टी में मिल जाएंगे। इतना कहकर उदास आंखों से वो अपने कमरे में चले गए और प्रिया मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। प्रभा जी अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बेटे बहू से बोली, बेटा, उन्होंने तुम्हारे 25 रुपए अपने पर खर्च नहीं किए, मेरी खुशी पर खर्च किए हैं। हर साल मैं आज के दिन उन्हें खीर खिलाती थी, पर वो भी मैंने बनाना अब बंद कर दिया है। जो आदमी बच्चों के लिए अपनी थाली खाली कर देता था, आज वही बच्चे हमारी रोटियां गिनते हैं। ना जाने भगवान और क्या क्या दिखाएगा। ये सब दिखाने से पहले हमें उठा क्यों नहीं लेता? पिछले 4 सालों से आज के दिन जो उपहार तुम लोगों से मिलता आया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहते हुए प्रभा जी लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चली गई। रात को प्रिया मम्मी पापा के पास आई और बोली, मम्मी पापा, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो क्या मेरे बिना ही अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे? विकास मुस्कुराकर बोला, नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? पापा, क्योंकि मैं आप लोगों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करूंगी और आपको रोटियां भी गिनकर खाने दूंगी, जैसे मम्मी दादी और दादाजी को देती हैं। पुष्पा प्रिया के कान पकड़ते हुए बोली, बहुत दादी की चमची बनती हो, चलो कमरे में, फिर मैं बताती हूँ। आज से तुम्हारा आइसक्रीम, चॉकलेट सब खाना बंद। दोबारा अगर इस तरह से बात की तो कमरे में बंद कर दूंगी। वापस आकर पुष्पा विकास से बोली, सुन रहे हो अपनी लाडली की बातें? ये सब तुम्हारे माँ बाप का सिखाया हुआ है। रात को खाना खाने के समय विकास की थाली में 2-3 सब्जी, दाल, सलाद सब था। वहीं निरंजन बाबू की थाली में 1 सब्जी और थोड़ी सी दाल। बेचारे दोनों दंपत्ति चुपचाप रूखी सूखी खा लेते हैं। सबके खाने के बाद निरंजन बाबू अपने बेटे से बोले, विकास, जो मैंने तुम्हें अपनी पासबुक दी थी और बैंक के कागजात हैं, वो मुझे दे देना। विकास ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा तो वो बोले, बेटा, अब मैं इतना भी असहाय नहीं हूं कि अपने कागजों के काम नहीं कर सकता। तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर, पत्नी और बच्चे, क्या क्या संभालोगे? मेरे कागज मुझे दे देना। विकास हक्का बक्का चुपचाप अलमारी से पासबुक और बाकी कागज निकाल कर लाया और निरंजन बाबू के हाथ में देकर बोला, ये आप सही नहीं कर रहे हैं, मैं तो सब संभाल ही रहा था। निरंजन बाबू बोले, हाँ, पिछले 4 सालों से तुम कैसे संभाल रहे हो ये मैं देख रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। अगले दिन निरंजन बाबू नहा धोकर एक थैली में अपने कुछ कागज लेकर घर से निकल रहे थे। विकास बोला,
बाबूजी, कहाँ जा रहे हैं? बैंक जा रहा हूँ, कुछ पैसों की जरूरत है, निरंजन बाबू बोले। विकास बोला, आपको हो क्या गया है? कल आपने पासबुक और घर के कागज ले लिए, आज अचानक से आपको पैसों की क्या जरूरत हो गई? बुढ़ापे में कहीं कोई नए शौक तो नहीं पाल लिए? इतनी ही जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते। निरंजन बाबू बोले, बेटा, मैं कोई भिखारी नहीं हूं जो तुमसे पैसे मांगता रहूंगा। याद है तुम्हें, नौकरी से पहले, तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारे हाथों में पैसे रख देता था। तुम्हें खाने की इच्छा ज्यादा होती तो तुम्हारी माँ अपनी थाली से रोटी तुम्हारी थाली में दे देती थी, और आज तुम मुझे मांगने के लिए कह रहे हो। मुझे पेंशन भले ही ना मिलती हो, पर रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसे मुझे मिले हैं वो मेरे हैं। शाम को जब दफ्तर से लौटकर आओगे तो मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, भूल मत जाना। इतना कहकर निरंजन बाबू बड़े आत्मविश्वास के साथ घर से बाहर निकल गए। निरंजन बाबू शाम तक घर नहीं आए तो प्रभा जी को उनकी चिंता हो रही थी। करीब 4:30 बजे निरंजन बाबू घर आए। वो प्रभा जी को 2 सूती साड़ियां और दूध की थैली देते हुए बोले, प्रभा, कल तो तुम्हें कुछ दे नहीं पाया, ये लो, तुम्हारी सभी साड़ियां बहुत पुरानी हो गई थी, और ये लो दूध, मेरे लिए खीर बनाओ जो तुमने कल नहीं बनाई थी। अब तुम्हें किसी की 4 बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभा जी बोली, बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हें माफ कर दीजिए, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? निरंजन बाबू बोले, नहीं, बात तो अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, अब तो मुझे उसका निदान मिल गया है। प्रभा जी ने हैरानी से उनकी ओर देखा और बोली, आप क्या करने वाले हैं? निरंजन बाबू मुस्कुराकर बोले, इंतजार करो, शाम को जब तुम्हारा बेटा लौट कर आएगा तब बताऊंगा। अभी तो तुम मेरे लिए वही खास खीर बनाओ जो तुम हर साल सालगिरह पर बनाया करती थी। शाम को जैसे ही विकास दफ्तर से लौटकर आया, सामने सोफे पर पैर चढ़ाए निरंजन बाबू अपने पुराने अंदाज में बैठे थे। बाबूजी, अभी कोई ना कोई घर में आता रहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने कमरे में जाकर बैठिए। विकास बोला, ये घर मेरा, सोफा मेरा, क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे कितना खाना चाहिए और कहाँ बैठना चाहिए? निरंजन बाबू बोले। तभी पुष्पा कमरे से बाहर आई और बोली, क्या बात है बाबूजी, 2 दिन से आपके रंग ढंग बदले हुए हैं, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज कीजिए, बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे? निरंजन बाबू हंसकर बोले, आज तक अपने बेटे के सामने एक आज्ञाकारी बेटा और संस्कारी पति और पिता बनकर रहा। जब मेरी औलाद ऐसी बनी तो तुम लोगों की औलाद कैसी बनेगी, इसकी तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। प्रभा जी ने निरंजन बाबू को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु आज निरंजन बाबू रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी बेटे और पिता के बीच एक अच्छे रिश्ते को बनाने की, पर जिसके लिए आज तक अपनी इच्छाओं को मारता आया वो आज हमारी रोटियां गिनता है। जिस माँ का आंचल बेटे के पसीने को पोंछते भीगता था, आज उस माँ का आंचल आंसुओं से भीगता है और बेटे को एहसास तक नहीं होता। बहुत बन लिया अच्छा पिता, अब अच्छे पति होने की इच्छा रखता हूँ। विकास बोला, घुमाकर क्यों बातें कर रहे हैं, साफ साफ कहिए क्या कहना चाहते हैं? निरंजन बाबू बोले, अगर सीधे सीधे सुनना चाहते हो तो सुनो, ये घर मेरा है, ऊपर के दोनों कमरों का इस्तेमाल तुम कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें या तो मुझे महीने के 20,000 रुपए देने होंगे या फिर घर खर्च और रसोई का काम तुम्हारी पत्नी देखेगी। तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम यहाँ रह सकते हो, वरना दरवाजा तुम्हारे सामने है। सब हैरानी से निरंजन बाबू को देख रहे थे। निरंजन बाबू प्रभा जी से बोले, अरे प्रभा, खीर बनाई कि नहीं? आज का दिन मैं जीवन भर नहीं भूलना चाहता हूँ, तो ऐसी खीर बनाओ कि स्वाद आ जाए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये सबक मुझे जीवन के तीसरे पहर में सीखना और सिखाना पड़ेगा, ये मैंने सोचा ही नहीं था। प्रभा जी ने चुपचाप खीर की कटोरी उनके आगे कर दी। निरंजन बाबू 1 चम्मच खीर मुंह में लेकर बोले, स्वाद आ गया, अपनी मेहनत की खाऊंगा, किसी को अब अपनी रोटियां गिनने नहीं दूंगा। विकास और पुष्पा चुपचाप अपने कमरे में चले गए। पुष्पा बोली, मुझे नहीं रहना इस घर में, चलो कहीं और किराए पर रह लेंगे। विकास बोला, बाहर कितनी महंगाई है तुम्हें पता है? घर का किराया ही 25 से 30,000 रुपए है, ऊपर से राशन पानी कैसे करेंगे? घर में कम से कम चावल और आटा गांव से आता है और किराया भी नहीं देना पड़ेगा। जो बाबूजी ने कहा है अब वैसा ही होगा। अगर तुमने पहले सब संभाल लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।
अब ठाठ से निरंजन बाबू खाते और पोती को खिलाते और हमेशा प्रभा जी से कहते, जितना तुम्हें करना था तुमने कर लिया, अब अपने लिए जीना सीखो, ना जाने कब बुलावा आ जाए। तो क्या फटे हाल और भूखी जाओगी? प्रभा जी भी सोचने लगी कि सच ही तो कह रहे हैं निरंजन बाबू। कितना कुछ बेटे के लिए किया, पर उसने बदले में क्या किया? निरंजन बाबू ने अपनी आधी संपत्ति वृद्धाश्रम के नाम कर दी और आधी संपत्ति अपनी पोती के नाम कर दी, ताकि भविष्य में उसे पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी ना हो। बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर निरंजन बाबू को जो करना था वो कर चुके थे, तो अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज